ओके, सो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने सिर्फ हेडिंग्स की हैं। तो दो तो देखो अपॉर्चुनिटीज वाले पॉइंट आ जाएंगे, एक है अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। फिर दो आ जाएंगे अपने बैलेंस्ड डेवलपमेंट को लेके, एक है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड देन उसके बाद है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। सो 4 हो गए ये सिमिलर से पॉइंट्स। फिर उसके बाद 5th आ जाएगा भाई ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अब किस कॉस्ट पे बना रहे हैं, बोले लो कॉस्ट पे बना रहे हैं, सो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट अपना बचा क्विक एंड टाइमली डिसीजन। ठीक है, चलो जी, अभी हमने रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया देखा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रोल ऑफ एमएसएमई इन रूरल इंडिया। एंड पता नहीं, बहुत गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बिकॉज अभी आपके सीबीएसई के जो सिलेबस में एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, रोल ऑफ एमएसएमई इन रूरल इंडिया। सो अगर दोनों में से रोल अगर पूछना होगा, दिस इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो रोल ऑफ एमएसएमई इन रूरल इंडिया का हम लोग देखने लगे हैं। सो पहले हम लोग हेडिंग से एक बार स्किम कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो बोले गांव में ना अब लोगों को सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, डिटेल में देखेंगे इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेम है जैसे कि इंडिया में हम लोगों ने रोल पढ़ा एमएसएमई का। सो यहाँ पे भी वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। थर्ड इज प्रिवेंट माइग्रेशन, फोर्थ इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिफ्थ इज रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्स्थ इज रिड्यूस पॉवर्टी। अगर मैं आपको बताऊं इसको याद कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे दो तो एकदम सेम है, रिड्यूस करने वाला, दैट इज पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोबारा ये नहीं बताना था, पहले वो बताती है, एंड में ये आता। ये रोल ऑफ एमएसएमई से स्टार्ट कर रहे हैं, कट करके दोबारा शुरू करो। नहीं मतलब इसी में ही, लेकिन कट कर देना, मैं ये वाला दोबारा बोल रही हूँ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एमएसएमई इन रूरल इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में सबसे पहले हेडिंग्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें हम लोगों ने मेन पॉइंट्स लिखने हैं। 6 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट तो देखो इसमें आ जाएगा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, कि गाँव में पहले लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं। सो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज कम्स द नेक्स्ट पॉइंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहना है इससे माइग्रेशन भी रुक जाएगी, बिकॉज पहले लोग क्या करते थे, गांव से शहर में बहुत ज्यादा जाते थे, लेकिन जब गांव में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पीपल विल नॉट गो टू दी अर्बन एरियाज, सो प्रिवेंट माइग्रेशन। फिर अब जब ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, देन आई विल से कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। व्हाट इज दिस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में करेंगे। अब जब ये सब कुछ अच्छा हुआ, दैट मीन्स इंडिया की जो 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज गरीबी और बेरोजगारी, ये भी कम हो जाएंगी। सो अगले 2 पॉइंट्स वही हैं, दैट इज रिड्यूस पॉवर्टी एंड देन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके, अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, हमने यही फर्स्ट इसका रोल पढ़ा था रूरल इंडिया में। सो इसमें वही है, कीवर्ड्स क्या है कि यार ट्रेडिशनली क्या होता था, रूरल हाउसहोल्ड्स वर एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर। सो पहले हम लोग तो ये बताएंगे कि एग्रीकल्चर में ही ज्यादातर लोग उसी में ही अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो ढूंढ लेते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, एमएसएमई खुलने के बाद ये वाला ट्रेंड स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होने की वजह से लोग खुद को भी अपना एक बिजनेस खुद का सेटअप कर लेते हैं, या फिर किसी और के स्मॉल बिजनेस में जॉब ढूंढ लेते हैं। सो कहना है से कि अब एमएसएमई की वजह से देयर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक रूरल जो एक मैन या वुमेन, किसी की भी आप बात करो कि वो सिर्फ लेट से पहले एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, वो वीट ग्रो कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल एक्टिविटी होती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर नहीं चलती, या फिर अगर चले बीच में ऐसा पीरियड होता है कि फार्मर को कुछ नहीं करना होता। ठीक है, बस फील्ड्स पे क्रॉप लग चुकी हैं, तो अभी लोग क्या करते हैं रूरल एरियाज में, लेट से उन्होंने प्लम्बर का है वो वाला काम सीख लिया, तो प्लम्बर का भी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ठीक है, विमेन की बात कर लें, अगर पापड़ लेट से पापड़ बनाने आते हैं, अचार बनाना आता है, तो वो अचार बना के अचार जो है वो बेच रही हैं, पिकल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, कि एग्रीकल्चर होता था पहले, लेकिन अभी एग्रीकल्चर प्लस अदर सोर्सेज। ठीक है, एंड यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, पहले ट्रेडिशनली लिखेंगे ओनली एग्रीकल्चर, देन सेकंड में एमएसएमई की वजह से 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ मैंने बताया जब तुम खुद का बिजनेस करो, तभी वर्ड क्या है सेल्फ, कि तुमने खुद को एम्प्लॉय कर लिया। वो कब पॉसिबल है,
जब तुम्हारा अपना बिजनेस हो। सेकंड इज वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब तुमने किसी के स्मॉल बिजनेस में क्या ले ली है, जॉब ले ली है। ओके, सेकंड हमारा बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमने बात की थी कि भाई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो किस वजह से हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो बोले यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थे उनको भी जॉब मिल रही है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको भी जॉब मिल रही है, उसको भी काम मिल रहा है। अब ये क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लिखा, एमएसएमई प्रोवाइड्स एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट इज यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, सेकेंड इज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ट्रेडिशनल मतलब पुराने, आर्टिजन्स मतलब क्राफ्ट्समैन, द क्राफ्ट पर्सन जिनमें हुनर है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ पॉटर्स की, ठीक है, दिवाली के टाइम पे आप देखते होगे बहुत सुंदर सुंदर दियास, कैंडल्स, पॉट्स, एंड आजकल तो नर्सरी में अगर हम लोग देखें गार्डनिंग के लिए बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स आने लग गए हैं, पेंटिंग होती है उसके ऊपर, डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। तो वो कौन कर रहा है, द ट्रेडिशनल आर्टिजन, एंड वो किसका पार्ट है, एमएसएमईज का ही पार्ट है। दूसरा अगर हम लोग देखें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब ये कौन होते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो इस टर्म का मतलब है हमारी सोसाइटी में ना कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको मतलब जो हमेशा से ना तो दबे हुए रहे हैं, वो एम्पावर्ड नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल्स होती हैं जैसे कि विमेन जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। अगर मैं ले लूं यहाँ पे बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, जो कि रिलेटिवली लेस एम्पावर्ड होते हैं, एमएसएमईज उनको हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट देने में। यहाँ पे अगर हम ले लें एग्जांपल लिज्जत पापड़, सो लिज्जत पापड़ जो है वो विमेन को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो लोग जाके जॉब करें लिज्जत पापड़ में, पापड़ बनाए अपने, जैसे घर का सारा काम कर लिया, फिर उसके बाद अपना जहाँ पे उनको जॉब मिली है दे कैन मेक पापड़, या फिर अचार का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो दैट इज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। ये दो वर्ड्स आपको नहीं भूलने। एग्जाम्पल आप लिख दोगे ट्रेडिशनल वाले में पॉटर्स की लिख दो, एंड देन वीकर सेक्शन में यू कैन राइट लिज्जत पापड़। एंड प्लीज मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, एग्जाम्पल जरूर लिखना, इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत इंप्रूव होगी और जो आंसर है टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। एंड एग्जाम्पल जब भी लिखनी है ना, जैसे एग्जाम्पल लिखा या फॉर एग्जाम्पल लिख के उसको बॉक्स में जरूर डालना, वो उसे हाईलाइट हो जाएगा, टीचर को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने इसमें एग्जाम्पल भी लिखी है। एंड हर एक में अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे सो डेफिनेटली कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि आपको 6 on 6 ना मिले, ठीक है। तो डेफिनेटली फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। हम लोग बोल रहे हैं अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, गांव में ही लोगों को अगर जॉब्स मिल रही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, तो क्या वो जाएंगे अब गांव अपना शहर? नहीं जाएंगे ना, बिकॉज गांव में उनको अपना सारा काम मिल रहा है। नाउ दे कैन लिव विद देयर फैमिलीज एंड बिकॉज नाउ दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो देखो बोले इसी अपॉर्चुनिटीज की वजह से रूरल एरिया में जो लोग थे नाउ दे विल नॉट गो टू दी सिटीज, अब वो सिटीज में जाएंगे ही नहीं। सो ये हो गया प्रिवेंट माइग्रेशन। आप ऐसा छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो अपने आंसर में, तो उससे एकदम क्लियर हो जाता है पिक्चर देखकर ही कि अरे हाँ ये इन्होंने माइग्रेशन कैसे प्रिवेंट हो रही है वही शो किया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि रिड्यूस पॉवर्टी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, 2 रिड्यूस वाले पॉइंट्स किए थे, राइट। अब पॉवर्टी कैसे कम हो रही है, बोले यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अभी हमने पीछे वाले पॉइंट में देखा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। एंड ये जो एमएसएमईज होती हैं, एमएसएमई क्या प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जांपल सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड ऑल, ठीक है। जिसकी वजह से बोले कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, तो जब लोगों के पास पैसा आ रहा है, उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो रहे हैं, सो डेफिनेटली पॉवर्टी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। सो इसमें कीवर्ड्स क्या है कि आप बताओगे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है, सेकेंड हम लोगों ने बताना है कि सिंस एमएसएमईज प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हो These circles represent the economic growth, कि इकोनॉमी हमारे जो पहिए हैं वो चलते जा रहे हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है।
फिर उसके बाद इज रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये देते हैं। जब ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री, कि इंडिया में बहुत सारी लेबर है। सो अगर उस सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करना मतलब उनको जॉब देना, सो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। सो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट में द की वर्ड इज एब्जॉर्बर्स ऑफ सरप्लस लेबर। सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब जॉब दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेडीज बैठी हैं एंड देन वो पापड़ बना रही हैं, उसकी पैकेजिंग कर रही हैं ऑल। सो जहाँ अगर एमएसएमईज ना होती तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती टू अर्न फॉर देमसेल्व्स या टू अर्न फॉर देयर फैमिली, बट नाउ बिकॉज ऑफ एमएसएमईज उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी कम हो रही है। अब लास्ट, अब इन सबसे क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे आप इसमें देख सकते हो, दो वर्ड्स हैं, सोशियो और एक है इकोनॉमिक। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोशियो का क्या मतलब होता है? दिस इज रिलेटेड टू दी स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन अ सोसाइटी, कि तुम्हारा क्या स्टेटस है सोसाइटी में, दैट शोज दी सोशियो डेवलपमेंट, द सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। द सेकेंड इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू पैसा, कि भाई कितना तुम्हारे पास इकोनॉमिक पावर है, परचेजिंग पावर है, कितना मनी है तुम्हारे पास। लेकिन एमएसएमईज क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स पैसा तो जेब में आ रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली, जब अगर हमारे पास पैसा आना स्टार्ट होता है ना, तो हमारा जो सोसाइटी में स्टेटस है वो भी इंप्रूव करता है, हमारी लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ इंप्रूव होने लगता है। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता है एमएसएमई से। प्लस इसमें जो 3 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली लिखने हैं, दैट इज कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना। अब ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है एमएसएमईज की वजह से? फर्स्ट इज बाय कि ये 3 वेज से एमएसएमई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। बोले इनकम इनइक्वालिटी, इसका क्या मतलब होता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे एमएसएमईज और एस्टैब्लिश होती रहती हैं, लोगों के पास इनकम आती रहती है। सो अगर इनकम आएगी तो इनइक्वालिटी जो थी वो कम हो जाएगी। सेकेंड, डिस्पर्स्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ, बहुत हर डिफरेंट प्लेसेस पे इंडस्ट्री का होना। एंड हम लोगों ने किया था कि जो एमएसएमईज होती हैं, जो स्मॉल बिजनेस होता है, इसमें लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे तुम गुजरात में लगा लो इंडस्ट्री, ठीक है, चाहे तुम किसी गांव में लगाओ, शहर में लगाओ, अरुणाचल प्रदेश में लगाओ, मिजोरम में, कहाँ, मतलब जहां आपको लगाना है आप लगा सकते हो। दैट मीन्स डिस्पर्स्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर थर्ड इज लिंकेज विद अदर सेक्टर्स। अब ये अदर सेक्टर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर लूँ सर्विस सेक्टर से। अब जैसे यहाँ पे लेडीज ने पापड़ बनाए, लेकिन इस पापड़ को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वी नीड लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन किसके अंडर आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। सो दे आर लिंक्ड विद दी अदर सेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सो फटाफट से क्विक रिवीजन की 3 वेज कौन से हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? बोले बिकॉज इसमें होगा क्या कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? डिस्पर्स्ड डेवलपमेंट है इंडस्ट्री की। एंड तीसरा इज दैट दे आर लिंक्ड विद दी अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे, दैट इज द रोल ऑफ एमएसएमई इन रूरल इंडिया। क्विक रिवीजन, सबसे पहले मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर इनकम के सोर्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो मतलब माइग्रेशन नहीं होगा, एंड अगर माइग्रेशन नहीं हो रहा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट मीन्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। एंड 2 चीजें कम हो रही है, एक तो गरीबी कम हो रही है एंड दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हो रही है, ठीक है जी, ओके। एंड प्लीज ऐसे वाले डायग्राम्स भी ना आप जरूर अपने आंसर्स में बनाना। आंसर लिखने से पहले अपने एग्जामिनर को एक बार चेक करवा दो कि भाई देखो एक डायग्राम में आपने 6 पॉइंट्स बनाए, एंड वो डायग्राम जो है वो शो करेगा कि भाई एग्जामिनर को पता चल जाएगा दैट दी स्टूडेंट नोज दी ऑल 6 पॉइंट्स, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। टॉपिक का क्या मतलब है? दैट हाउ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग एमएसएमईज और द स्मॉल बिजनेस टू फ्लरिश, या उसको सेटअप करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है। सो बोले गवर्नमेंट चाहती है, अब ये गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, सेंटर या फिर स्टेट?
आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द गवर्नमेंट, ठीक है। बोले चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन प्रोवाइडिंग दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कैसे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब वही खुद को काम देना। खुद को काम हम लोग कैसे दे सकते हैं? बाय एस्टैब्लिशिंग आवर ओन बिजनेस, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट देती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंस दैट इज पैसा भी देती है। गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल देती है एंड मार्केटिंग भी करती है, मतलब प्रमोशन भी करती है। अगर इसमें आप लोगों ने सुना होगा ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, सो ये गवर्नमेंट की हेल्प से या गवर्नमेंट के असिस्टेंस के द्वारा ये सेटअप किए जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, सो जो बच्चे गांव से आए वो इतना ज्यादा नहीं आगे पढ़ लिख सके, लेकिन उनको वो है कि भाई टेक्सटाइल्स में जाना है तो टेक्सटाइल्स की नॉलेज हो कि कैसे स्टिचिंग करते हैं, कैसे सिलाई वगैरह सब होती है। सो ITIs में दे विल बी गिवन दी ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे एंड गवर्नमेंट इजी फाइनेंस भी देती है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, गवर्नमेंट उनके लिए लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम रखती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है जी। सो ये गवर्नमेंट के हेल्प करने के तरीके हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, देन फाइनेंस, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल देना, मार्केटिंग करना, राइट। फिर उसके बाद है कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या इंसिस्ट करती है कि हम लोग यूटिलाइज करें लोकल चीजों को। वो लोकल रिसोर्स कौन से आ गए? बोले जैसे कि रॉ मटेरियल है, लोकल मैन पावर। सो रॉ मटेरियल तो हो गया जो नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो सामान होता है, जैसे कि फैब्रिक हो गया, धागा हो गया एंड ऑल दैट। एंड मैन पावर इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो लोकली अवेलेबल है, वो कैसे लेकिन एक रिसोर्स बनेगी, बिकॉज अभी देखा ना वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है लोगों को। जब एक नॉर्मल एक स्टूडेंट को जिसको कुछ नहीं आता ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है, बिकॉज नाउ वो इक्विप हो चुका है डिफरेंट स्किल्स के साथ। सो रॉ मटेरियल, मैन पावर एंड वेरियड अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड गवर्नमेंट का फोकस होता है कि लोकल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। अब इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने ना स्पेसिफिकली NSIC एंड DIC ये दो चीजें इस्टेब्लिश की हैं, ये दो मेजर्स लिए हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। सो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि गवर्नमेंट असिस्टेंस के कौन कौन से वेज हैं, प्लस उसके बाद वो लोकल पर ही फोकस करती हैं गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज की दो मेजर्स हैं NSIC एंड DIC। सो लेट्स कम टू NSIC। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई NSIC इसकी फुल फॉर्म क्या है। दिस इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। सो क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये सेटअप हुआ था 1955 में। सो 1955 में हुआ, लेकिन इसका एम क्या था कि जो इंडस्ट्री है, जो MSME है, उसकी ग्रोथ को फॉस्टर किया जाए। फॉस्टर करना मतलब ज्यादा स्पीड से बढ़ाना, कि MSMEs जल्दी से सेटअप हो एंड फ्लरिश होती रहे, ठीक है। सो इसका ये एम है। पहले तो फुल फॉर्म बताएंगे, देन हम बताएंगे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज 1955। फिर एम आ जाएगा, दैट इज टू फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ MSMEs। अब इसमें गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है, करना क्या होता है NSIC में? इस कॉर्पोरेशन के थ्रू गवर्नमेंट का ये होता है एम कि जो मशीन्स हैं, अब ये मशीन कौन सी? बोले या तो लोकली अवेलेबल हो तो वो प्रोवाइड करवा दो। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप लोग एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो, लेकिन यू नीड मशीन्स, तो आपको कैसे मिले? सपोज आपके पास पैसा नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है मशीन के बारे में। सो NSIC के थ्रू गवर्नमेंट जो है आपको इंश्योर करती है कि या तो वो आपको लोकल मशीन अवेलेबल करवाएगी, अगर वो लोकली अवेलेबल नहीं है तो वो इम्पोर्ट कर लेंगे मशीन को। सो जैसे भी हो, चाहे लोकल करनी पड़े चाहे वो इंपोर्ट ही करनी पड़े, लेकिन मशीन जो है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। सेकंड इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी सेम वही चीज कि अगर तो लोकली अवेलेबल है तो वो आपको वो भी मिल जाएगा, अदरवाइज अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। थर्ड इज एक्सपोर्ट वर्दीनेस। वर्दीनेस मतलब कि यार काबिल बनाना। सो बोले इसमें गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है कि जितने भी MSME यूनिट्स इंडिया में है, जो हमने पढ़ा था 95% है फॉर द यूनिट्स, सो उन 95% यूनिट्स को इतना काबिल बनाना कि वो एक्सपोर्ट भी करने लगे, ठीक है। सो वो भी गवर्नमेंट NSIC के थ्रू करती है।
देन इसी के थ्रू गवर्नमेंट मेंटोर करती है एंड एडवाइस भी देती है एमएसएमईज को। मेंटोर करना मतलब गाइडेंस देते रहना, डायरेक्शंस देना इन राइट डायरेक्शन। सो बोले किस चीज के ऊपर, बोले जैसे कि सर्व एज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। सो इंक्यूबेटर बेसिकली आपको हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर होगा तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होगी आपको मिलेगी। देन अवेयरनेस देना कि भाई तुम टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लो, लेटेस्ट मशीन आ गई है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, सो यू कैन अपग्रेड दैट टेक्नोलॉजी। देन लास्ट इसमें आ जाता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाना मतलब एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करना जहाँ पे बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स हैं, बहुत गवर्नमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तुम्हें प्रोवाइड कर रही है। सो ये सारा कुछ जो है फोर्थ पॉइंट, ये आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गवर्नमेंट मेंटोर करती है एंड एडवाइस देती है। ठीक है, सो इसमें क्या था, एक बार फुल फॉर्म आएगी, देन ईयर आएगा, थर्ड में आ जाएगा उसका एम क्या है, देन फोकस। फोकस में रॉ मटेरियल अगेन वही लोकल या इंपोर्टेड, मशीन लोकल या इंपोर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपोर्ट्स का कि एक्सपोर्ट वर्दीनेस को इंक्रीज करना। लास्ट वाज मेंटरिंग एंड दी एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इज DIC। सो सेम पैटर्न पे चलेगा। सो DIC ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म, District Industries Center. Now year of establishment 1 May 1978. So 1 May 1978 को ये establish हुआ। अब इसका काम क्या है, बोले एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक सिंगल फ्रेमवर्क ये रेडी कर देती है, जिस भी तरह की उनको हेल्प चाहिए होती है। सो ये DIC के थ्रू उस डिस्ट्रिक्ट में हर इंडस्ट्री को हेल्प मिल जाती है। सो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स इंटेग्रेटेड, इंटेग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड, सबकी मिली जुली। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स integrated administrative framework plus it look at the problems of industrialization। बोले जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने में या उसको कंटिन्यू करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये उसको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी एंड विल ट्राई टू टैकल ऑल दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड ऊपर हमने किया इंटेग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एज इन आप बोल सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है ऑल। सो वो एक सिंगल फ्रेमवर्क बना के देती है, इंटेग्रेटेड होता है ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज इन वन डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पे अगर आप देखो मेन एक्टिविटीज इसकी क्या है, मेन एक्टिविटीज में देखो फर्स्ट इसमें आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं लुधियाना का फोकल पॉइंट। ठीक है, एक एरिया जैसे आइडेंटिफाई किया कि फोकल पॉइंट में वो गए एंड जितने भी वहां पे इंडस्ट्री वाले हैं तो अब फोकल पॉइंट के एरिया के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई क्या सूटेबल स्कीम वहां पे चाहिए जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बनाएंगे, दे विल प्रिपेयर दी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मतलब अगर उन्होंने स्कीम आइडेंटिफाई कर ली फिर वो देखेंगे या वो फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब कि अगर पैसा लगाना हो जितना वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसके लिए टेक्नोलॉजी जैसी चाहिए क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है। सो फिजिबिलिटी में हम लोग बस ये देखते हैं कि जो हमने स्कीम सोची ऊपर क्या उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देन अरेंजिंग फॉर द क्रेडिट। अब अगर हम लोग स्टोरी वाइज इसको हम लोग देख लें, पता चल गया ठीक है भाई फिजिबल है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस स्कीम को, लेकिन पैसा भी तो चाहिए। अगर या तो खुद के पास हो सकता है या फिर वी कैन गो फॉर द लोन्स या सोर्सेज ऑफ जो फाइनेंस होते हैं बहुत सारे, इससे पहले एक चैप्टर भी है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो वी कैन रेफर ऑल दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो वी विल अरेंज फॉर द क्रेडिट। फिर उसके बाद है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। कौन कौन क्या मशीनरी चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए वो देखना है। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल कौन सा प्रोवाइड करना है, या अदर एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी योर लॉजिस्टिक्स, इट कुड बी वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, एनी सर्विस। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ DIC। सबसे पहले एक स्कीम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी फिजिबिलिटी चेक करना। अगर फिजिबल है तो हम लोग क्या देखेंगे, क्रेडिट, भाई पैसा कहाँ से आएगा वो अरेंज कर लेंगे। वो अरेंज जब हो जाएगा फिर देखेंगे कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, बाकी और भी जो भी सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं वो DIC प्रोवाइड करता है। ठीक है,
ये वाली जो वीडियो थी इसमें हम लोगों ने इस पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किया स्मॉल बिजनेस पे, एमएसएमई पे। स्मॉल बिजनेस या एमएसएमई वाला पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ठीक है। एंड प्लीज इसको रिवाइज करते रहना, रिवीजन हो जाएगी तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे ये चीजें फिट हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।